पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 601, क्वेश्चन है हमारा, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड आर द सेम एज। सवाल पूछा गया है कि इनमें से किसके जैसा एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड होता है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। दूसरा ऑप्शन, अ शिफ्ट इन डिमांड कर्व। तीसरा ऑप्शन, मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व। और चौथा ऑप्शन, नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड आर द सेम एज मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 602, और क्वेश्चन है हमारा, देयर आर टू गुड्स एक्स एंड वाई, द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस ऑफ वाई इज ग्रेटर देन 0, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सब्सटीट्यूट्स और क्लोज सब्सटीट्यूट्स। हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर दो गुड्स एक्स और वाई, दो गुड्स हैं और जो क्रॉस इलास्टिसिटी है एक्स और वाई के बीच में, ठीक है, वो एक्स की डिमांड के ऊपर वाई के प्राइस के रिस्पेक्ट में ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो ये किस टाइप के गुड्स हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, क्लोज सब्सटीट्यूट्स। ठीक है, option D is the correct answer for the given question. If there are two goods x and y, the cross elasticity of demand for x with respect to the price of y is greater than 0, then they are close substitutes. Option D is the correct answer. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 603, और क्वेश्चन है हमारा, if the quantity demanded of a commodity is plotted against the price of substitute goods, ceteris paribus the curve expected to be। सवाल पूछा गया है एक कर्व के एक्सपेक्टेशंस के बारे में कि वो कर्व कैसा बनेगा अगर सेटेरिस पेरिबिस है और सब्सटीट्यूट गुड्स, जो गुड है उसका प्राइस चेंज हो रहा है। ठीक है, तो एक गुड का प्राइस चेंज हो रहा है, उसके सब्सटीट्यूट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, उसका कर्व कैसा बनेगा, अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है वर्टिकल, दूसरा ऑप्शन है पॉजिटिवली स्लोप्ड, तीसरा ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल और चौथा ऑप्शन है नेगेटिवली स्लोप्ड। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि सब्सटीट्यूट गुड्स की बात हो रही है और एक गुड का प्राइस के अगेंस्ट दूसरे गुड्स का डिमांड प्लॉटेड किया गया है। ठीक है, मतलब एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे की डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट। तो इस सिचुएशन में जो डिमांड कर्व होगा वो कैसा बनेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, पॉजिटिवली स्लोप्ड। ठीक है, जब एक सब्सटीट्यूट गुड का प्राइस बढ़ जाता है तो दूसरे सब्सटीट्यूट का गुड का डिमांड मार्केट में बढ़ जाता है और उसका जो ग्राफ होता है वो पॉजिटिवली स्लोप्ड होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 604, क्वेश्चन है हमारा, इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज। इंफीरियर गुड्स की कंडीशन में जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या होगा। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन इनफाइनाइट, दूसरा ऑप्शन पॉजिटिव, तीसरा ऑप्शन नेगेटिव और चौथा ऑप्शन यूनिटरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, नेगेटिव। अगर हम बात करें इंफीरियर गुड्स की तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इंफीरियर गुड्स में नेगेटिव होता है, मतलब जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड फॉल कर जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, तो इन द केस ऑफ इंफीरियर गुड्स द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नेगेटिव। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 605, क्वेश्चन है हमारा, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नेगेटिव इन द केस ऑफ। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनमें से किस कंडीशन में, किस केस में, किन गुड्स में नेगेटिव है। पहला ऑप्शन कंज्यूमेबल गुड्स, दूसरा ऑप्शन ड्यूरेबल गुड्स, तीसरा ऑप्शन इंफीरियर गुड्स और चौथा ऑप्शन सुपीरियर गुड्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, इंफीरियर गुड्स। अभी लास्ट क्वेश्चन भी एकदम सेम था जहां पे पूछा जा रहा था इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में। तो यहां पे इनकम इलास्टिसिटी नेगेटिव इंफीरियर गुड्स में होता है, जहां जब आपकी इनकम बढ़ती है तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। तो दिस इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नेगेटिव फॉर इंफीरियर गुड्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 606, क्वेश्चन है हमारा, इन केस ऑफ पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी प्राइस कंजम्पशन कर्व वुड बी। ठीक है, इन्होंने बोला है कि अगर हम पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी की बात करें, पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी की बात करें
तो जो प्राइस कंजम्पशन कर्व होगा वो कैसा होगा? अपवर्ड स्लोपिंग, दूसरा ऑप्शन डाउनवर्ड स्लोपिंग, तीसरा ऑप्शन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन और चौथा ऑप्शन वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, अपवर्ड स्लोपिंग। In case of cross elasticity, in case of positive cross elasticity, price consumption curve would be upward sloping. हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 607 और क्वेश्चन है हमारा in proportion of income spent on a good remains the same as income increases, income elasticity of good is, ठीक है, इन्होंने बोला कि in proportion of income spent on a good remains the same as income increases। अगर आपकी इनकम इंक्रीज कर रही है और उसका जो प्रपोर्शन है वो जो भी आप खर्च कर रहे हैं किसी एक गुड पे वो एकदम सेम है, ठीक है, मतलब पहले 100 रुपीज थी तो आप 1 रुपए खर्च कर रहे थे, अब 1000 रुपीज है तो आप 10 रुपए खर्च कर रहे हो, मतलब 1%, ठीक है। तो यहाँ पे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ गुड्स के बारे में पूछा जा रहा है कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ गुड्स क्या होगा। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन इक्वल टू 1, दूसरा ऑप्शन ग्रेटर देन 1, तीसरा ऑप्शन लेस देन 1 और चौथा ऑप्शन इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, इक्वल टू 1। मतलब जिस प्रपोर्शन में इनकम बढ़ रही है उसी प्रपोर्शन में उस पर्टिकुलर गुड की जो आपका डिमांड है ना वो भी बढ़ता चला जा रहा है, उतना ही आप उस पर खर्च भी कर रहे हो। तो दिस इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ गुड इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 608 और क्वेश्चन है if the price elasticity of demand is greater than unity, then if price falls total expenditure will। इन्होंने बोला कि अगर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, अगर वो 1 से ज्यादा है, ठीक है, देन प्राइस फॉल्स टोटल एक्सपेंडिचर विल बी। और अगर उस सिचुएशन में अगर प्राइस फॉल करती है ना तो टोटल एक्सपेंडिचर का क्या होगा, ठीक है, इट विल इंक्रीज, सेकेंड ऑप्शन डिक्रीज, तीसरा ऑप्शन रिमेन्स कांस्टेंट और चौथा ऑप्शन आइदर ए और बी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, इंक्रीजेस, ठीक है। इफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन यूनिटी, देन इफ द प्राइस फॉल्स टोटल एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन, ठीक है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने जितने भी वीडियोस अपलोड किए हैं और उसमें जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सारे के आंसर्स मैंने बार बार बुक्स के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू बार बार उसे क्लियर किया है। उसमें कोई डाउट नहीं है, उसमें कोई गलती नहीं है, उसमें एक भी क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं है। एक दो क्वेश्चंस के आंसर्स थोड़े कंफ्यूजिंग थे जिस वजह से वो गलत हो गया था, तो मैंने वीडियो डिलीट करके वापस आंसर सही करके वीडियो बना करके अपलोड किया। ऐसा भी मैंने किया है, लेकिन उसके बाद से मैंने बहुत ध्यान दिया है कोई भी आंसर गलत नहीं है। तो प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा और अगर लगता है कोई दिक्कत होती है, आपको कोई डाउट होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन बिल्कुल अच्छी तरीके से करूंगा, जो मैं करता भी हूं, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 609 और क्वेश्चन है हमारा द टोटल एरिया अंडर द डिमांड कर्व ऑफ अ गुड मेजर्स। जो टोटल एरिया डिमांड कर्व के अंडर मेजर किया जाता है वो टोटल एरिया बताना है आपको। वी हैव 4 ऑप्शंस। इट इज मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर्स सरप्लस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, टोटल यूटिलिटी। द टोटल एरिया अंडर द डिमांड कर्व ऑफ अ गुड मेजर्स टोटल यूटिलिटी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 610 क्वेश्चन है हमारा इफ टू डिमांड कर्व इंटरसेक्ट। अगर दो डिमांड कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे को कट कर रहे हैं, देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो उन दो गुड्स का जो डिमांड कर्व जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इंटरसेक्शन के पॉइंट पे क्या होगा। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा दे आर इक्वली इलास्टिक, दूसरा ऑप्शन द स्टीपर कर्व इज मोर इलास्टिक, तीसरा ऑप्शन द फ्लैटर कर्व इज मोर इलास्टिक और चौथा ऑप्शन देयर इलास्टिसिटी कैन नॉट बी कंपेयर्ड। इस क्वेश्चन का सही आंसर है इफ टू डिमांड कर्व इंटरसेक्ट देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन द फ्लैटर कर्व इज मोर इलास्टिक। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 611 और क्वेश्चन पूछा जा रहा है Which one of the following statement describes the perfectly elastic demand correctly? इन्होंने बोला है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट परफेक्टली इलास्टिक डिमांड
को दर्शा रहा है, मतलब डिस्क्राइब कर रहा है, कौन सा स्टेटमेंट बता रहा है कि हाँ इसका एग्जैक्ट मतलब परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होता है। पहला ऑप्शन, द चेंज इन डिमांड इन प्रोपोर्शन टू द चेंज इन प्राइस। दूसरा, द चेंज इन डिमांड इज लेस देन द प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस। तीसरा ऑप्शन, एनी चेंज ऑफ द गुड कैन बी बॉट एट अ फिक्स्ड प्राइस। और चौथा ऑप्शन, देयर इज नो चेंज इन डिमांड ऑन अकाउंट ऑफ अ चेंज इन प्राइस। देखिए डिमांड का और प्राइस का बहुत गहरा रिलेशन है, प्राइस के चेंज होने पे डिमांड बिल्कुल चेंज होता है। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, एनी अमाउंट ऑफ द गुड कैन बी बॉट एट अ फिक्स्ड प्राइस। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया था परफेक्टली इलास्टिक डिमांड को इनमें से किस स्टेटमेंट ने करेक्टली डिस्क्राइब किया है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, एनी अमाउंट ऑफ द गुड कैन बी बॉट एट अ फिक्स्ड प्राइस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 612। क्वेश्चन है हमारा, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डैश इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। सवाल पूछा जा रहा है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसा होता है। वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन पॉजिटिव, दूसरा ऑप्शन नेगेटिव, तीसरा ऑप्शन इनफाइनाइट और चौथा ऑप्शन जीरो। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, पॉजिटिव। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज पॉजिटिव इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 613। क्वेश्चन है हमारा, व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज जीरो देन टोटल प्रोडक्ट इज। जब मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो होता है उस टाइम टोटल प्रोडक्ट क्या किस लेवल पे होता है। ठीक है, वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन मैक्सिमम, दूसरा ऑप्शन इंक्रीजिंग, तीसरा ऑप्शन डिक्रीजिंग और चौथा ऑप्शन नेगेटिव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज जीरो देन टोटल प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। जिस समय मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो हो जाता है उस टाइम टोटल प्रोडक्ट अपने मैक्सिमम पॉइंट पे होता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 614। क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द यूटिलिटी इज नॉट ट्रू। इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट यूटिलिटी से रिलेटेड सही नहीं है। पहला ऑप्शन है हमारा, यूटिलिटी इज द साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन दैट अ कंज्यूमर डिराइव्स बाय यूजिंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। दूसरा ऑप्शन, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड हाउ कंज्यूमर मेक्स चॉइसेस। तीसरा ऑप्शन, यूटिलिटी इज ऑलवेज मेजरेबल। चौथा ऑप्शन, इट इज प्योरली सब्जेक्टिव इशू। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, यूटिलिटी इज ऑलवेज मेजरेबल। हम कभी भी यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते। क्वेश्चन में यही पूछा है कि यूटिलिटी से रिलेटेड इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, विच इज नॉट ट्रू। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यूटिलिटी इज ऑलवेज मेजरेबल जहां लिखा है, जो कि नहीं होता। हम कभी भी यूटिलिटी मेजर नहीं कर सकते। यूटिलिटी का मतलब होता है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। हम किसी भी कमोडिटी को जब भी कंज्यूम करते हैं तो हम उसे मेजर करके नहीं बता सकते हैं कि हमें एग्जैक्टली कितना सेटिस्फैक्शन मिला। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 615 और क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग यूटिलिटी मेजरमेंट अप्रोचेस इज बेस्ड ऑन द मार्शलियन स्कूल ऑफ थॉट। इनमें से कौन सा यूटिलिटी मेजरमेंट अप्रोच मार्शलियन स्कूल ऑफ थॉट के ऊपर पूरी तरीके से बेस्ड है। वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, दूसरा ऑप्शन ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, तीसरा ऑप्शन इंडिपेंडेंट वेरिएबल अप्रोच और चौथा ऑप्शन बोथ ए एंड बी, जिसमें कार्डिनल एज वेल एज ऑर्डिनल की बात कही गई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच वो अप्रोच है जहां पे यूटिलिटी मेजरमेंट जो किया जाता है वो मार्शलियन स्कूल ऑफ थॉट के बेसिस के ऊपर किया जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 616 और क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग यूटिलिटी अप्रोचेस सजेस्ट दैट यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड एंड क्वांटिफाइड। इनमें से कौन सा यूटिलिटी अप्रोच ये सजेस्ट करता है और बताता है कि यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं और क्वांटिफाई भी कर सकते हैं। क्वांटिफाई करने का मतलब एक्सप्रेस और मेजर द क्वांटिटी। ठीक है, तो वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है कार्डिनल, दूसरा ऑप्शन ऑर्डिनल, तीसरा ऑप्शन बोथ कार्डिनल एंड ऑर्डिनल और चौथा ऑप्शन नाइदर ऑफ द अप्रोचेस मेक एनी सच सजेशंस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, कार्डिनल। कार्डिनल अप्रोच यूटिलिटी का मेजरमेंट का वो अप्रोच है जिसमें हम
एक हिसाब से यूटिलिटी को मेजर करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन नंबर 617। क्वेश्चन है हमारा, इन विच यूटिलिटी मेजरिंग अप्रोच, इनमें से कौन सा यूटिलिटी मेजरिंग अप्रोच है, इज यूटिलिटी रैंक्ड इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, जिसमें यूटिलिटी को हम प्रेफरेंस के ऑर्डर में रैंकिंग करते हैं। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन कार्डिनल, दूसरा ऑप्शन ऑर्डिनल, तीसरा ऑप्शन इंडिपेंडेंट वेरिएबल अप्रोच और चौथा ऑप्शन बोथ कार्डिनल एंड ऑर्डिनल। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑर्डिनल। ऑर्डिनल में हम क्या करते हैं कि हम 2 गुड्स में रैंकिंग करते हैं और जो चीज हमें ज्यादा पसंद आती है उसको अच्छा रैंक देते हैं। ठीक है, और कार्डिनल में हम क्या करते थे, यूटिलिटी में हम काउंटिंग नंबर लिखते थे कि 1 यूनिट कंज्यूम करने के बाद 10 यूनिट्स हमें यूटिल्स मिले, दूसरा कंज्यूम करने पे 6 यूनिट यूटिल्स मिला, तो वो कार्डिनल में होता था। लेकिन ऑर्डिनल में क्या होता है कि हम 2 गुड्स जो भी कंज्यूम कर रहे हैं आपस में उन दोनों की रैंकिंग दे करके हम यूटिलिटी बताते हैं कि हमको ये ज्यादा अच्छा लगा, इससे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिला कि उससे ज्यादा मिला। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑर्डिनल। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 618 और क्वेश्चन है हमारा, डैश ऑफ द कमोडिटी इज द एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड बाय अ कंज्यूमर बाय कंज्यूमिंग 1 मोर यूनिट्स ऑफ दैट कमोडिटी। सवाल बहुत साफ है, सवाल पूछा जा रहा है कि जो कंज्यूमर है वो एक और यूनिट कमोडिटी कंज्यूम करने के बाद जो एडिशनल यूटिलिटी डिराइव करता है ना कमोडिटी का, उसे क्या कहते हैं। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन टोटल यूटिलिटी, दूसरा ऑप्शन मार्जिनल यूटिलिटी, तीसरा ऑप्शन एवरेज यूटिलिटी और चौथा ऑप्शन ऑर्डिनल यूटिलिटी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मार्जिनल यूटिलिटी। और अगर हम मार्जिनल यूटिलिटी को क्वेश्चन में पुटअप करें तो आप इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी इज द एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड बाय अ कंज्यूमर बाय कंज्यूमिंग 1 मोर यूनिट ऑफ दैट कमोडिटी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 619 और क्वेश्चन पूछा जा रहा है, which of the following law states that the more a consumer consumes of a product the less is the utility he derives from the additional consumption। सवाल ये पूछा गया है कि जो लॉ स्टेट, इनमें से कौन सा लॉ ये स्टेट करता है, ये बात बताता है कि जो कंज्यूमर है वो जब भी एक एडिशनल यूनिट किसी भी प्रोडक्ट का कंज्यूम करता है तो उसको कंपैरेटिवली कम यूटिलिटी गेन होता है। ठीक है, हर एडिशनल कंजम्पशन से। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी, दूसरा ऑप्शन लॉ ऑफ ऑर्डिनल यूटिलिटी, तीसरा ऑप्शन लॉ ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी और चौथा ऑप्शन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का यही मतलब होता है कि हर एडिशनल कंजम्पशन पे जो एडिशनल जो भी हमने यूनिट कंज्यूम किया उसमें जो यूटिलिटी है ना वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 620। क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ सेज, इन चारों में से कौन सा लॉ बोलता है, इफ अ पर्सन हैज अ प्रोडक्ट विच कैन बी पुट टू सेवरल यूजर्स। अगर किसी एक इंसान के पास कोई एक प्रोडक्ट है जिसे हम अलग अलग चीजों में इस्तेमाल कर सकते हैं, he will distribute it among these users in such a way that it has the same marginal utility। तो वो इंसान उस प्रोडक्ट को इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेगा कि उसको हर तरफ से बराबर मार्जिनल यूटिलिटी मिले। तो ये किस यूटिलिटी का मतलब, इनमें से किसका ये परिभाषा है, किसका ये एक एक्सप्लेनेशन है। पहला ऑप्शन लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी, दूसरा ऑप्शन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, तीसरा ऑप्शन लॉ ऑफ टोटल यूटिलिटी और चौथा ऑप्शन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी, जहां पे एक कंज्यूमर जो भी उसके पास प्रोडक्ट है उसे सेवरल यूजेज में इस हिसाब से पुटअप करता है कि उसको हर तरफ से लगभग बराबर रिटर्न मिलता है और वो बराबर से सेटिस्फाई होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।